Hello guys, welcome back with another video on the chapter Indian economy on the eve of independence। जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि उस टाइम पे हमारा कॉलोनियल रूल चलता था और कैसे हमारे ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया। तो जब बर्बाद तो वो कर ही चुके थे, मतलब ब्रिटिशर्स ने मतलब इंडिया को बर्बाद करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी, मतलब जितना बुरा से बुरा कर सकते थे वो कर गए थे। पहले उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर खराब किया, फिर इंडस्ट्रीज खराब करी, उसके बाद उन्होंने हमारा इंटरनेशनल लिंक भी जो था वो भी पूरी तरह से खत्म कर दिया, फिर डोमेस्टिक मार्केट भी हमारी पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दी। तो ब्रिटिशर्स ने पहले तो हमें बहुत नुकसान पहुंचाया और जाते जाते भी हमारा वो पूरा जो पैसा था वो भी हमारा लेके वो भाग गए थे। तो ये तो चीजें हमारी एक जनरल बात हो गई। आज की इस वीडियो में आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी थी कैसे। हमने ये तो पढ़ लिया कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या क्या किया, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से डिस्ट्रॉय करा, किस तरह से एक्सप्लॉइट किया या किस तरह से हमारी चीजों को उन्होंने खराब किया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी जो ये इंडियन इकोनॉमी थी या जो हमारी पूरी इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे मतलब 1950s के आसपास या 1940 to 50 के आसपास या उसी ड्यूरेशन के 10-15 साल में हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी। तो यहाँ पे हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी को भाई पूरी उस टाइम की तो एक साथ हम लोग पढ़ नहीं सकते, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ हेड वाइज यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करी है कि किस किस हेड में या कौन कौन से ग्रुप्स में जिसमें हमारी इंडियन इकोनॉमी जो थी उसमें फर्क पड़ा। तो सबसे पहले जो था हमारा वो था स्टैग्नेंट इकोनॉमी। सबसे पहला फीचर हमारा क्या है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, स्थिर हो जाना। जब कोई चीज हमारी फिक्स हो जाती है, स्थिर हो जाती है, स्थिर मतलब होता है स्टेबल हो जाना। मतलब स्टैग्नेंट इकोनॉमी आप इस तरह से समझ सकते हो कि उस ड्यूरेशन में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसमें जो ग्रोथ थी वो या तो ना के बराबर थी, मतलब इतनी थी कि समझ में ही नहीं आ रही थी हुई भी। जैसे एग्जाम्पल, आपकी इनकम 10,000 रुपए है और आपका प्रमोशन हुआ और आपकी इनकम हो गई 10,100 रुपए, तो 100 रुपए बढ़ी भाई, 100 रुपए 1% बढ़ी है, क्या मजा आ गया। 1% कुछ पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि उस ड्यूरेशन में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसमें जो हमारी इनकम थी वो बहुत ही स्लो ग्रो कर रही थी या फिर ग्रो ही नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे जितने भी सोर्स ऑफ इनकम थे वो सारे सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने बंद कर दिए थे। जैसा हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लॉयटेशन में समझा ही था कि उन्होंने सारे हमारे जो सोर्सेज ऑफ इनकम थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो सोर्सेज ऑफ इनकम ना होने की वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से बर्बाद होती चली जा रही। उसके बाद सेकेंड है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड का मतलब और पीछे होती चली जा रही थी। अगर हम लोग बात करें कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो हमारे लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी का मतलब हो गया कि अप्रोक्सीमेटली 1880s के आसपास और अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब हो गया 1920 के आसपास। तो 1880 से 1920 के बीच के, या हम लोग 50 साल का पीरियड ले लेते हैं, 1880 से 1930, 50 साल एक मान के चलते हैं। 50 साल का जो पीरियड था उस टाइम पे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो थी हमारी 0.5% की, मतलब 5.5 यानी कि आधे परसेंट से हम लोग ग्रो कर रहे थे। 1% भी ग्रोथ नहीं थी पूरी। कितनी थी? 0.5% की ग्रोथ हमें मिल रही थी, यानी हर साल हम 0.5% की ग्रोथ ले रहे थे। लेकिन वही यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो और बैकवर्ड हो गई। और बैकवर्ड कैसे हो गई कि उसके बाद 1925 या 1930 के बाद क्या हुआ, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी जो ग्रोथ थी वो हो गई 0.1%। यानी कि पहले जो हमारी लास्ट 18th सेंचुरी या फिर अर्ली 19th सेंचुरी है उस टाइम तो फिर भी ग्रोथ थी 0.5% की, मतलब आधा परसेंट तो बढ़ ही रहे थे। लेकिन आफ्टर द 19th सेंचुरी या आफ्टर द अर्ली 19th सेंचुरी 1930s के बाद से हमारी जो ग्रोथ थी वो कितनी हो गई? 0.1%, यानी 0.5% से हम कम होके आ गए थे 0.1%। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट हो गई थी और इसी स्टैग्नेंट की वजह से या लैक ऑफ सोर्स ऑफ इनकम की वजह से या लैक ऑफ इनकम की वजह से हम और धीमे धीमे नीचे जाते जाते। तो पहला फीचर हमारा क्या था? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। दूसरा फीचर हमारा बैकवर्ड इकोनॉमी। थर्ड मेरा आता है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। अब उस टाइम पे जो मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम थे वो दो ही सोर्सेज थे, पहला था एग्रीकल्चर और दूसरा था इंडस्ट्रियल। अब गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, थ्रू द प्रोसेस ऑफ जमींदारी सिस्टम जैसा हमने अपनी लास्ट वीडियो में समझा ही था कि जमींदारी सिस्टम्स के थ्रू क्या करते थे, टेनेंट से बहुत ज्यादा पैसा लेते थे और अपना लाइफ एंजॉय करते थे।
तो उसके लिए हम उसके बाद जो हमारे टेनेंट्स होते थे या जो फार्मर्स होते थे उनके पास पैसे ही नहीं बचता था। तो जब उनके पास पैसे ही नहीं बचते थे, उनके पास इनकम ही नहीं हो पाती थी, तो वो क्या करेंगे? खाना होगा नहीं उनके पास। जब खाना होगा नहीं तो क्या होगा? मेरी जो एग्रीकल्चर सेक्टर थे वो धीमे 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 और पीछे होते चले जाएंगे और जो हमारा कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो भी खत्म हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, इंडिपेंडेंस के टाइम पे यानी जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी में जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका 70% हिस्सा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था। यानी 100 में से 70 आदमी इन्वॉल्व था एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर से जो हमें इनकम होती थी वो होती थी हमारे पूरे जीडीपी की सिर्फ 50%, यानी आधी इनकम। अगर मतलब हम लोग 100 रुपए कमा रहे हैं तो 100 में सिर्फ 50 रुपए एग्रीकल्चर से आ रहे हैं और बाकी 50 रुपए अदर चीजों से आ रहे हैं। तो लगाए हमने 70 आदमी है और इनकम कमा रहे हैं 50 रुपए, मतलब जितना आदमी लगाया उतनी भी इनकम नहीं आ रही है। तो वही चीज यहाँ पे है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था थ्रू द जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम की वजह से हमें बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते थे, जिस वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो धीमे धीमे डे बाय डे और नीचे चलता चला। अब जो दूसरी सोर्स ऑफ इनकम था, जो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम था मेरा, वो क्या था? तो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जो हमारा था वो था मेरा यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? हैंडीक्राफ्ट बंदी करवा दी थी टैक्सेस लगा के। हमें हैवी मशीनरी चलाना नहीं आता था और ना ही उसको परचेज करने के लिए हमारे पास बजट था। छोटी मशीनरी जो थी वो हमारे पास थी नहीं क्योंकि पैसा नहीं था हमारे पास। छोटी इंडस्ट्रीज जो थी वो ब्रिटिशर्स ने बंद करा दी थी। बड़ी इंडस्ट्रीज हम कभी लगा नहीं पाए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ? अल्टीमेटली जो मेरा इंडस्ट्रियल सेक्टर था यानी जो मेरा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होता चला गया। क्यों? क्योंकि हमारे इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने पूरी तरह से टैक्सेस इंपोज कर दिए थे। उन टैक्सेस की वजह से ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, ज्यादा सेल नहीं हो पा रही थी और उस सेल ना होने की वजह से हमारी जो इंडस्ट्री थी वो भी डे बाय डे पीछे होती चली गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमारी एग्रीकल्चर भी बैकवर्ड था, इंडस्ट्रीज भी बैकवर्ड थी, इकोनॉमी भी बैकवर्ड थी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या आएगी भाई? जब ना एग्रीकल्चर पैसा कमा पा रहा, ना इंडस्ट्री पैसा कमा पा रही, ना ओवरऑल इकोनॉमी पैसा कमा पा रही, तो जब किसी के पास पैसा है ही नहीं तो क्या होगा? गरीबी, रैम्पर्ट पॉवर्टी, मतलब बल्क में गरीबी थी। 2-4 लोग गरीब नहीं थे, पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी गरीब हो चुकी थी। किसी के पास भी पैसा नहीं था, कोई भी पर्सन अपनी मिनिमम नीड्स भी फुलफिल पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा था और ना ही, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा था भाई, इतनी बुरी हालत थी। 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे थे। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या होता था कि हमारी जो बैकवर्डनेस की वजह से, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, इंडस्ट्री बैकवर्डनेस, इकोनॉमी बैकवर्डनेस और लो इनकम ग्रोथ की वजह से हमारी इकोनॉमी में पॉवर्टी अराइज हो गई थी और वो पॉवर्टी इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि हमारी इकोनॉमी में अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% जो पर्सन था वो बिलो पॉवर्टी लाइन आता था और वो एक दिन में 2 वक्त की खाना भी नहीं ले पाता था। इन अ डे 2 प्रॉपर मील्स भी वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट आता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते थे वो सिर्फ अपने फायदे के लिए करते थे। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी अपने फायदे के लिए, उन्होंने रेलवे लेके आए अपने फायदे के लिए, इंडस्ट्रीज सेटअप करी अपने फायदे के लिए, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया, पैसा कमाने के लिए एग्रीकल्चर को बनाया अपने फायदे के लिए। तो उस टाइम पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए था। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए किसी भी तरह से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। ना तो हमारे पास पावर थी, ना तो हमारे पास रोड थी, ना हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन था, ना हमारे पास रेलवे थी, ना हमारे पास एयरवेज था, ना हमारे पास शिपवेज, वाटरवेज था। तो हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कोई भी मेरे पास लिंक अवेलेबल नहीं थे, किसी भी तरह की पावर जनरेशन कैपेसिटी नहीं थी। तो जब मेरे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं तो इनकम के चांसेस और ज्यादा कम हो गए थे। इसी वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी वो और स्टैग्नेंट या और बैकवर्ड होती चली जा रही है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आता है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। लिमिटेड अर्बनाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि उस टाइम पे अर्बन का मतलब होता है शहरी लोग। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे या उस ड्यूरेशन में हमारे ओवरऑल इकोनॉमी के जो 100% पॉपुलेशन थी उस 100% में से अप्रोक्सीमेटली 85% पॉपुलेशन जो थी वो इन्वॉल्व थी रूरल एरियाज में और बाकी जो 15% थी वो थी शहर में। तो पूरे इंडिया में सिर्फ 15% पॉपुलेशन शहरों में रह रही है
और बाकी 85% पॉपुलेशन हमारे गांव में रह रही है, और वहां गांव में भी ना तो इंडस्ट्री है, ना एग्रीकल्चर है, ना सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। और इसी वजह से ना तो गांव डेवलप कर पाए, ना शहर डेवलप कर पाए, और हमारी इकोनॉमी डे बाय डे और नीचे होती चली गई। नेक्स्ट आता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब हो गया कि हमारी जो इकोनॉमी थी ना तो वो पूरी तरह से प्राइवेटाइज थी, ना वो पूरी तरह से सोशलाइज थी, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में थी। जैसे हमारी 3 तरह की इकोनॉमी थी ना, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक का मतलब हो गया जहां पे प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, सोशलिस्टिक जहां पे गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, और मिक्स इकोनॉमी जहां पे दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या था, हमारे यहाँ मिक्स इकोनॉमी वर्क करती थी, यानी कि हमारे पास प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते थे। और इसी वजह से हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो इतनी ज्यादा नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा अपना फायदा देखती थी। इसी वजह से उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को कभी ग्रो होने ही नहीं दिया, और जब मेरा प्राइवेट सेक्टर ग्रो ही नहीं कर पाया तो हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें कभी भी ग्रोथ आई नहीं। और जो ग्रोथ आई भी, वो ग्रोथ पूरी ब्रिटिशर्स ने अपने लिए इस्तेमाल कर ली, अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए इस्तेमाल कर ली, अपने शौक के लिए इस्तेमाल कर ली, या अपने आप को ग्रोथ देने के लिए इस्तेमाल कर ली। नेक्स्ट आता है कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि कॉलोनी मतलब जिस पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे, ब्रिटिश किस पे रूल कर रहे थे, इंडिया वालों पे। तो यहाँ पे ये कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब है इंडियन इकोनॉमी। तो उस टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, वही जो सारे फीचर्स यहाँ पढ़ रहे हो। स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, बैकवर्ड थी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, रैम्पट पॉवर्टी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, ठीक है। ये सारे हमारी जो प्रॉब्लम्स थी ये हमारी उस टाइम पे कॉलोनियल इकोनॉमी की थी। और इन सारे प्रॉब्लम्स के पीछे जो रीजन था वो क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें कभी भी ग्रोथ के लिए चांसेस नहीं दिए। लास्ट मेरा आता है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से इंपोर्ट पे डिपेंड हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, या फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, कि उस टाइम पे जो मेरी इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था, हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट थी उसको पूरी तरह से खराब कर दिया था। हैंडीक्राफ्ट बंद कर दिया था, जिसकी वजह से डोमेस्टिक गुड्स बन नहीं पा रहे थे। मशीनरी चलाना हमें आता नहीं था, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था कि बाहर से गुड्स मंगवाया जाए, क्योंकि भाई जब हैंडीक्राफ्ट है नहीं तो सोर्स ऑफ इनकम तो है ही नहीं। तो एक मशीनरी चलाना आता नहीं कि किसी के जाके काम कर पाए, तो ना तो मशीनरी चला पाते हैं, ना तो हैंडीक्राफ्ट बचा है, ना तो एग्रीकल्चर बचा है, तो पैसा कहां से आएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या हुआ कि हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंड होने लग गए, ज्यादा इंपोर्ट करने लग गए। हमारी जो गवर्नमेंट थी वो ज्यादा इंपोर्ट करने लग गई, ताकि हमारे यहाँ ज्यादा चीजें जो है वो रेडीमेड आना शुरू हो जाए। और चीजें रेडीमेड आने लगी तो उससे हमारी जो बचा कुचा पैसा था, जो और छोटा मोटा सेविंग करके रखी भी हुई थी, वो भी धीमे धीमे खत्म होने लगी, और हमारी जो इकोनॉमी थी वो और ज्यादा बैकवर्ड। तो ये थे हमारे कुछ आज के फीचर्स जिसमें हम लोगों ने बात करी द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आई होप आपको ये सारे 10 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई क्वेरी, कोई एडवाइस तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।